हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूरेका क्लासेस में। एक बार फिर से हम एक नए टॉपिक की बात करने वाले हैं। अभी तक हम पढ़ चुके हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के बारे में। हमने रामाचंद्रन प्लॉट के बारे में बात की थी कि हम किस प्रकार से प्राइमरी स्ट्रक्चर से सेकेंडरी स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं, और हमने कुछ एग्जाम्पल्स देखे कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के कौन कौन से एग्जाम्पल्स हो सकते हैं। आज हम उसी बात को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी। एग्जाम्पल्स पढ़ा हमने, रामाचंद्रन प्लॉट्स पढ़ा, आगे हम उस चीज़ को कंटिन्यू करते हुए आज देखने वाले हैं कि किस प्रकार से सेकेंडरी स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होने वाला है और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कौन कौन सी चीज़ें बनती हैं, क्योंकि सेकेंडरी स्ट्रक्चर थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो सबसे पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि जो एमिनो एसिड होते हैं, ये एमिनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। और हमने एक बात की थी कि एमिनो एसिड में एक बॉन्ड तो होता है फाई बॉन्ड और एक बॉन्ड होता है साई बॉन्ड। हमने कहा ये फाई बॉन्ड है और ये साई बॉन्ड है। इन फाई बॉन्ड और साई बॉन्ड के अंदर रोटेशन होने से ये स्ट्रक्चर जिगजैग स्ट्रक्चर बन जाती है। मतलब इस बॉन्ड में रोटेशन होगा तो NH3 मान लो थोड़ा सा ऊपर चला गया, सी डबल बॉन्ड O है, ये मान लो थोड़ा सा नीचे आ गया। इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर जो है वो जिगजैग स्ट्रक्चर बन जाती है। और इस स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप और पेप्टाइड बॉन्ड के एमिनो ग्रुप ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है और ये हाइड्रोजन बॉन्ड R चेन के साथ नहीं हो रहा। ये विशेष रूप से ध्यान रखने की बात है। आगे अपन देखेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड कैसे बन रहा है, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पेप्टाइड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप यानी कि इसके आगे हमने पेप्टाइड बना दिया, मान लो ये C डबल बॉन्ड O, आगे वाला एमिनो एसिड है ये NH था, ये अल्फा कार्बन है और ये COO। इस प्रकार से ये क्या बन गया है, पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये एमिनो ग्रुप, इनमें एक दूसरे एमिनो एसिड के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर स्टेबलाइज होगी। इसका मतलब ये फाई बॉन्ड और साई बॉन्ड में रोटेशन हो रहा है, ऐसे जिगजैग स्ट्रक्चर बन रही है। फिर उस जिगजैग स्ट्रक्चर के अंदर इन ग्रुप्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है और हाइड्रोजन बॉन्ड बनने की वजह से जो स्ट्रक्चर स्टेबलाइज होगी उसे हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहेंगे। यानी कि उसे अपन क्या कहेंगे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। और ये अलग अलग प्रकार की स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो सकता है, यानी अल्फा हेलिक्स बन सकती है, बीटा शीट बन सकती है, पाई हेलिक्स बन सकती है, 3 हेलिक्स बन सकती है। कोई भी हेलिक्स बने या कोई भी स्ट्रक्चर बने, उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड का बनना तय है। उसमें क्या बनना तय है, हाइड्रोजन बॉन्ड का बनना तय है। और किसी भी सेकेंडरी स्ट्रक्चर के एग्जाम्पल में आप ये नहीं पढ़ोगे कि R चेन के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बन रही है, ऐसा नहीं होता। इसका मतलब हम एक बार फिर से बोल सकते हैं कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर जनरली R चेन का कोई रोल नहीं होता, फिर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इसका मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ कौन सा बॉन्ड बन गया है, हाइड्रोजन बॉन्ड। ये हमारा एक प्रमोशन हो गया कि पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ क्या बन गया, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये है हमारी सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और इन सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर अपन एक एग्जाम्पल देंगे और उस एग्जाम्पल का नाम है अल्फा हेलिक्स, कि वो अल्फा हेलिक्स का फॉर्मेशन हो रहा है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर है और उस सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर किसका फॉर्मेशन होगा, अल्फा हेलिक्स का फॉर्मेशन होगा। तो देखते हैं अल्फा हेलिक्स क्या है। अल्फा हेलिक्स, अल्फा हेलिक्स के बारे में हमने बात की थी रामाचंद्रन प्लॉट में कि किसी के फाई की वैल्यू -60 डिग्री और साई की वैल्यू 45, हालांकि ये 58 होता है, ये 47 होता है, लेकिन ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आप मान लो। तो ये फाई की वैल्यू नेगेटिव और ये साई की वैल्यू नेगेटिव। ये जो हेलिक्स बनती है ये राइट हैंडेड हेलिक्स बनती है। ये कौन सी अल्फा हेलिक्स बन गई, राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स बन गई। ये बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रेजेंट होती है। लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स बायोलॉजिकल सिस्टम में प्रेजेंट नहीं होती क्योंकि वो डी फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड के लिए होती है। हम जानते हैं कि बायोलॉजिकल सिस्टम में कौन से एमिनो एसिड होते हैं, हम जानते हैं कि बायोलॉजिकल सिस्टम में एल फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड
होते हैं और एल फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड होते हैं। इसका मतलब जो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स है वो कौन से एमिनो एसिड के लिए है? एल फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड के लिए। अब अपन देखते हैं कि एक अल्फा हेलिक्स में किस प्रकार तो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, किस प्रकार से राइट हैंडेड और लेफ्ट हैंडेड है, और अल्फा हेलिक्स क्या होती है, ये बात अपन समझने की कोशिश करेंगे। तो ये बात समझने के लिए हम एक थोड़ा लंबा पेप्टाइड बनाते हैं। तो ये हमारे सामने एक पेप्टाइड है और इस पेप्टाइड में अपन देख सकते हैं कि हमने कितने एमिनो एसिड का पेप्टाइड बनाया? 1 2 3 4 5 6 एमिनो एसिड इसमें प्रेजेंट है। इसका मतलब इसमें 5 पेप्टाइड बॉन्ड इसके अंदर प्रेजेंट है। यह हमारा एक पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, यह हमारा दूसरा पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, यह हमारा तीसरा पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, और यह हमारा चौथा पेप्टाइड बॉन्ड हो गया, और यह हमारा 5वां पेप्टाइड बॉन्ड हो गया। इस प्रकार से हमने ये एक स्ट्रक्चर बनाई है। इसमें अपन समझेंगे एक्चुअल में हम क्या बनाना चाह रहे हैं। तो यहां पर अपन देख पा रहे हैं कि हमने एक पेप्टाइड बनाया है। ये प्रोटीन की प्राइमरी स्ट्रक्चर है, यानी कि एमिनो एसिड सिंपल से एमिनो एसिड है और सिंपल से एमिनो एसिड आपस में पेप्टाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये प्रोटीन की कौन सी स्ट्रक्चर बन गई? प्राइमरी स्ट्रक्चर। अब यहां पर बात शुरू होती है कि इन सब बॉन्ड के अंदर रोटेशन शुरू होगा, यानी ये बॉन्ड तो है फाई बॉन्ड, ये साई बॉन्ड, और ये ओमेगा बॉन्ड जिसमें रोटेशन अलाउ नहीं। इसका मतलब ये फाई बॉन्ड, ये साई बॉन्ड, ये ओमेगा, ये फाई बॉन्ड, ये साई बॉन्ड, ये फिर से ओमेगा, ये फाई बॉन्ड, ये साई बॉन्ड, ये आपका हो गया फाई बॉन्ड, ये साई बॉन्ड, ये फाई और ये साई। इस प्रकार जो बॉन्ड में रोटेशन होगा वो कौन से बॉन्ड में होगा? फाई बॉन्ड और साई बॉन्ड में। फाई बॉन्ड और साई बॉन्ड में जब रोटेशन होता है तो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो घूम जाती है, किंक हो जाता है, जिससे जिगजैग स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। और जब राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स का फॉर्मेशन होता है तो राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स का फॉर्मेशन होता है तो जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है वो बनता है एन एमिनो एसिड का N+4 के साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब ये है कि ये जो पहला एमिनो एसिड है ये N एमिनो एसिड है। इसका मतलब ये दूसरा एमिनो एसिड N+1, ये एमिनो एसिड N+2, ये एमिनो एसिड N+3, और ये जो एमिनो एसिड है ये N+4 है। इसका मतलब इस एमिनो एसिड का ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये N+4 के वाले एमिनो एसिड के हाइड्रोजन के साथ, इसके साथ में हाइड्रोजन बॉन्ड करेगा। मैं आपको ये रेड पेन से शो कर देता हूं, ये शो कर देता हूं कि ये जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है वो किसके साथ में करेगा? N+4, और N+4 वाला ये आपका रहा NH। इसके साथ में क्या कर रहा है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर रहा है। इसलिए अपन बोलते हैं कि अल्फा हेलिक्स के अंदर जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है ये हाइड्रोजन बॉन्ड करता है N एमिनो एसिड है N+4 के साथ में। इसका मतलब ये कौन सा एमिनो एसिड हो गया? N+4 एमिनो एसिड हो गया। इसके अंदर आप हाइड्रोजन बॉन्ड करने वाले एटम्स की संख्या अगर आप काउंट करो तो यहां ये आप काउंट कर पा रहे हो कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, मतलब इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर टोटल कितने एटम इन्वॉल्व हुए? टोटल 13 एटम इन्वॉल्व हुए। एक हेलिक्स बनी है, एक हेलिक्स के अंदर टोटल कितने एटम हुए? 13 एटम। इसके अंदर एमिनो एसिड कितने हैं? तो देखिए इसमें एमिनो एसिड हैं N एमिनो एसिड से लेकर के N+4 आया है। इसका मतलब टोटल 4 एमिनो एसिड है। अब 4 एमिनो एसिड के अंदर ये आधा पोर्शन जो है ये इसका अलग हो गया, और इस चौथे एमिनो एसिड का सिर्फ एमिनो ग्रुप काम आया है, ये एमिनो एसिड अलग हो गया। इसका मतलब टोटल 4 एमिनो एसिड ने भाग नहीं लिया। टोटल 4 एमिनो एसिड ने भाग नहीं लेकर के 3.6 एमिनो एसिड ने भाग लिया। समझ रहे हो कैसे? यानी यहां तक टोटल कितने एमिनो एसिड हो गए? 4 एमिनो एसिड। लेकिन ये एमिनो एसिड का पोर्शन बाहर है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं कर रहा, और ये एमिनो एसिड का इधर वाला पोर्शन है ये बाहर है। इसका मतलब टोटल 4 एमिनो एसिड यहां पर नहीं है। टोटल कितने एमिनो एसिड है? 3.6 या 3.6 एमिनो एसिड। इसका मतलब एक हेलिक्स
यानी कि ये बॉन्ड सारा का सारा रोटेशन करेंगे तो ये हेलिक्स घूम करके, यानी ये हेलिक्स है, ये हेलिक्स इस प्रकार से घूमेगी और घूम करके इस प्रकार वापस यहां पर यानी कि यहां अगर N+1 एमिनो एसिड है तो इससे घूम करके ये वाली हेलिक्स है, इसके पास में कौन सा हो जाएगा N+4, यानी कि सॉरी N एमिनो एसिड का N+4 के साथ हुआ है तो यहाँ N है और ये वापस घूम करके, यानी यहाँ से हम शुरू, ये यहाँ हमने माना कि ये N एमिनो एसिड है तो ये घूम करके यहाँ N+1 था, यहाँ N+2 है, यहाँ N+3 है और यहाँ पर ये वापस घूम करके कितना आ गया N+4। इस प्रकार के अल्फा हेलिक्स का फॉर्मेशन हो गया और ये हेलिक्स इस प्रकार से बनती है, ये हेलिक्स इस प्रकार से बनती है। और यहाँ पर जो बीच में टोटल एटम है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ पर टोटल 13 एटम है, इसलिए इस हेलिक्स का दूसरा नाम भी होता है कि 3.6 की पावर 13 हेलिक्स, यानी अल्फा हेलिक्स का दूसरा नाम क्या हो गया 3.6 की पावर 13 हेलिक्स, यानी कि 3.6 एमिनो एसिड है, टोटल 13 उसमें एटम है जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब सीधी सी बात है कि जो N+1 एमिनो एसिड की बॉन्डिंग किसके साथ होगी N+5, N+2 की बॉन्डिंग किसके साथ होगी N+6 की बॉन्डिंग। इसका मतलब सब के सब आपस में यहां क्या कर रहे हैं बॉन्डिंग कर रहेंगे, जितने भी एमिनो एसिड हैं सब के अंदर क्या होगी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और ये जो इसके अंदर घुमाव आप देख पा रहे हो, यानी कि ये एक सीधी चेन थी, ये एक सीधी चेन थी और इसके अंदर जो घुमाव आया है वो फाई और साई बॉन्ड के रोटेशन की वजह से आया है। यानी फाई और साई बॉन्ड क्या कर रहे हैं रोटेशन कर रहे हैं, जिस रोटेशन की वजह से एक एमिनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप, पेप्टाइड का जो कौन सा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, दूसरे वाले एमिनो एसिड के NH के सामने आ गया और सामने आने की वजह से दोनों में क्या बन गया हाइड्रोजन बॉन्ड, और हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया तो आपने इसको बोल दिया एक हेलिकल स्ट्रक्चर बन गई, इसलिए इसका नाम होता है अल्फा हेलिक्स। सीधी सी बात यही है। और इस अल्फा हेलिक्स के अंदर जब आप देखोगे कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा है दो एमिनो एसिड के बीच की दूरी, यानी कि ये एमिनो एसिड है और ये एमिनो एसिड है, इनके बीच की दूरी जो होती है वो 1.5 एंगस्ट्रम, यानी दो एमिनो एसिड के बीच की दूरी कितनी होती है 1.5 एंगस्ट्रम होती है। और एक हेलिक्स की ऊंचाई अगर बात करोगे, एक हेलिक्स पूरी है इसकी ऊंचाई है ये 5.4 एंगस्ट्रम होती है। ये कितनी होगी 5.4 एंगस्ट्रम इसकी ऊंचाई होगी। इस प्रकार से अल्फा हेलिक्स का फॉर्मेशन हुआ। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या कहता है अल्फा हेलिक्स का कि एक प्राइमरी स्ट्रक्चर थी, प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर एक लंबे पेप्टाइड का फॉर्मेशन हो रहा था। लंबे पेप्टाइड के फॉर्मेशन के बाद में आपने देखा कि फाई और साई बॉन्ड के अंदर रोटेशन हुआ। रोटेशन होने की वजह से इसकी स्ट्रक्चर जिगजैग बन गई, क्योंकि बॉन्ड क्या कर रहे हैं रोटेशन, जिसकी वजह से उसकी स्ट्रक्चर जिगजैग बन गई। जिगजैग बनने की वजह से हेलिकल स्ट्रक्चर, यानी और उसमें रोटेशन होने की वजह से हेलिकल स्ट्रक्चर बन रहा है, जिसकी वजह से N एमिनो एसिड का पेप्टाइड बॉन्ड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप N+4 एमिनो एसिड के एमाइड ग्रुप के साथ में आमने सामने आया, और आमने सामने आने की वजह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बना, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनते ही ये स्ट्रक्चर स्टेबल हो गई, यानी हेलिकल फॉर्म में स्ट्रक्चर क्या हो गई स्टेबल हेलिकल स्ट्रक्चर हो गई। इसलिए इस सेकेंडरी स्ट्रक्चर का नाम दे दिया अल्फा हेलिक्स। ये क्या बन गई है अल्फा हेलिक्स। और इसके अंदर टोटल एमिनो एसिड ने कितने भाग लिया 3.6 एमिनो एसिड ने, आप आराम से काउंट कर सकते हो, एटम्स भी काउंट कर सकते हो। 3.6 एमिनो एसिड ने भाग लिया है। टोटल 13 एटम इसके अंदर प्रेजेंट है। यहां से लेकर के आप यहां से होते हुए आप यहां तक काउंट करोगे तो आपको टोटल 13 एटम मिलेंगे। इसलिए इसको अपन बोलते हैं 3.6 की पावर 13 हेलिक्स भी अपन इसको बोल सकते हैं। अल्फा हेलिक्स का ही दूसरा नाम होता है। दो एमिनो एसिड के बीच की दूरी है वो 1.5 एंगस्ट्रम होती है, और एक हेलिक्स की ऊंचाई है वो 5.4 एंगस्ट्रम होती है। इस प्रकार से एक प्रोटीन में बहुत सारी हेलिक्स प्रेजेंट हो सकती हैं। यानी हम ये बोल सकते हैं कि 10 अल्फा हेलिक्स मिलकर के एक प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रही हैं, या 15 अल्फा हेलिक्स मिलकर के एक प्रोटीन का फॉर्मेशन कर रही हैं। तो आगे हम यहां तक पहुंचे हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर की अल्फा हेलिक्स।
बीटा शीट होती है उसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। वो कम एमिनो प्रोटीन्स में प्रेजेंट होती है, यानी बीटा शीट के कंपैरिजन में अल्फा हेलिक्स प्रोटीन में ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आपको बीटा शीट के बारे में भी थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि बीटा शीट क्या होती है और एक स्ट्रक्चर में कैसे प्रेजेंट हो सकती है। तो ये हमारी अल्फा हेलिक्स थी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि हेलिक्स का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। एक बार मैं आपको फिर से बोल रहा हूं कि इस अल्फा हेलिक्स में आप इस आर चेन का रोल नहीं पढ़ रहे। हमने सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड के जो एटम हैं, ये जो पेप्टाइड बॉन्ड के एटम हैं, इस एटम्स की ही बात कर रहे हैं। जो बॉन्डिंग हो रही है वो इन्हीं एटम्स के अंदर हो रही है। फिर से ये बात है कि आर चेन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कोई रोल नहीं होता। आर चेन का हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कोई रोल नहीं होता। इसका मतलब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में सबसे पहला पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जो प्राइमरी स्ट्रक्चर में बन चुका होता है, सबसे पहले बन चुका होता है। इस पेप्टाइड बॉन्ड के साथ साथ अब एक नया बॉन्ड बन गया है जिसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्ड। तो सवाल आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर को कौन सा बॉन्ड स्टेबलाइज करता है? तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर को हाइड्रोजन बॉन्ड स्टेबलाइज करता है। ये किसके बीच में बनता है? ये पेप्टाइड बॉन्ड में प्रेजेंट कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एमिनो ग्रुप के साथ में बनता है। यानी ये पेप्टाइड बॉन्ड है, इसमें प्रेजेंट कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इसी में प्रेजेंट एमिनो ग्रुप के साथ में बॉन्ड बनता है। यानी एक ही चेन के बीच में क्या बनने लग गया है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनने लग गया है। यहां तक हमारी बात थी अल्फा हेलिक्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में अपन बात करेंगे बीटा शीट के बारे में कि बीटा शीट का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।